बेटा ये जो आज का टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक छोटा सा टॉपिक है। अभी हमारे नीट एग्जाम आने वाले नीट एग्जाम में 2021 के है, जो अभी नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है, उसमें कंपलसरी बेटा ये भी तो आएगा। और ये आता है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला है। तो मैं चाहूंगा ये टॉपिक का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब ये पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए तो समय नहीं है, पर इसमें से जो 4 सब टॉपिक थे उसमें से एक सब टॉपिक मैं आपको देना चाहूंगा, और वो है इक्विवेलेंट वेट का कांसेप्ट बेटा। सो वंस दे विल आस्क अबाउट सो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट करके पूछता है। तो जरा ये टॉपिक को आप ध्यान से सुनो, समझो। और अगर ये टॉपिक को एक बार आप समझ लोगे, 20 मिनट का टॉपिक है भाई, ध्यान से सुनो, 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करके देख लो। ये कंसेप्ट में से एक भी क्वेश्चन आया तो आपके यहाँ से छूटेगा नहीं, क्योंकि सारा मिक्स करा के दे रहा हूं मैं। तो कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट है बेटा। इक्विवेलेंट वेट के कांसेप्ट में हमने क्या सीखा था कि इक्विवेलेंट वेट क्या है। तो E इज इक्वल टू उसकी फॉर्मूला वेट बोलो या उसकी मॉलिक्यूलर वेट बोलो बाय VF। आप जानते हो VF का मतलब क्या है? हाँ, वैलेंसी फैक्टर। VF का मतलब होता है वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर निकालते कैसे वो भी सीखेंगे, और वो एसिड बेस सॉल्ट में सब में लगा के देखेंगे, और बाद में रिएक्शंस में भी अप्लाई कर लेंगे, राइट। तो दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा ये निकालने के लिए। एग्जांपल, मेरे पास एसिड है, बेस है और सॉल्ट है। आप लोग जानते हो अगर मेरे पास अगर कुछ एसिड्स हो तो बेटा एसिड्स की इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको जाना पड़ता है उसकी मॉलिक्यूलर वेट, जिसको M से लिखते हैं, बाय बेटा एसिड्स की टेंडेंसी टू रिप्लेस H प्लस आयन होती है, जिसको आप बेसिसिटी कहते हो। बेटा बेसिसिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो भाई एसिड के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, बेसिसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, मतलब वही उसकी वैलेंसी फैक्टर होगी। किसकी बेटा? एसिड्स के लिए। आप बेस पकड़ लो, अगर मेरे पास कोई बेस है और बेस की इक्विवेलेंट वेट निकालनी है तो क्या करेंगे बेटा? मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। मतलब बेस की देखी जाती है एसिडिटी, और बेस में जो आप एसिडिटी देखते हो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। मतलब ये वैलेंसी फैक्टर बेस का होता है। तो बेटा बेस की वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस है, एसिड की वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस है। ये दो चीज पकड़ लो। सर अगर सॉल्ट दे दे, अच्छी बात है भाई, अगर आपको सॉल्ट दे दे तो सर सॉल्ट की आपको इक्विवेलेंट वेट कैसी निकालनी है? बेटा सॉल्ट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। या तो पॉजिटिव चार्ज काउंट करो या तो नेगेटिव। मतलब इसमें मैं बोल दूंगा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ द सॉल्ट। ये है ना बेटा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ द सॉल्ट। हाँ बेटा ये जस्ट शॉर्टकट है, ये एसिड्स के लिए है, ये बेस के लिए है, ये सॉल्ट के लिए है। अब ये कंसेप्ट आ गया, आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा आपको, ऐसा नहीं कि सीधा दे दिया करके नहीं, बट मैं कुछ एग्जांपल देना भी चाहूंगा, और कुछ एग्जांपल हम लोग इक्वेशन से भी कर लेंगे बेटा। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, मुझसे पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl। तो आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इसकी मॉलिक्यूलर वेट 36.5, वैलेंसी फैक्टर इसकी 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट 36.5। अब कोई बच्चा बोल रहा है सर 36.5 कैसा है? हाइड्रोजन की एटॉमिक वेट 1 है, क्लोरीन की है 35.5। मिला लो बेटा, 36.5 इज द मॉलिक्यूलर वेट, और इसकी वैलेंसी फैक्टर। बेटा HCl आपकी एसिड है ना, तो एसिड में आप क्या देखना, उसकी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस है, उसकी वैलेंसी फैक्टर 1 है ना। दूसरी एसिड देखो भाई, सर मुझसे पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप जानते हो हाइड्रोजन की एटॉमिक वेट 1, सल्फर की एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन की 16, सब मिला लो दैट इज इक्वल टू 98 बाय वैलेंसी फैक्टर। ये इसकी इक्विवेलेंट वेट होगी। लेकिन सर एक बात मैं आपको सिखा दूं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या बेटा,
सल्फ्यूरिक एसिड की ऐसे निकाले तो ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की इक्विवेलेंट वेट बेटा आपको वो डिपेंड करती है रिएक्शंस पे। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट जोड़ दूं कि इक्विवेलेंट वेट कैन आल्सो बी डिपेंड्स ऑन, इट कैन आल्सो बी डिपेंड्स ऑन गिवन केमिकल रिएक्शन। मतलब आपका केमिकल रिएक्शन जैसा दिया है वैसे इक्विवेलेंट वेट निकालनी है। फॉर एग्जांपल सर मुझसे पूछा गया ये सल्फ्यूरिक एसिड है और भाई मैंने इसमें बेस डाल दिया और एसिड बेस की रिएक्शन करवा के मैंने सॉल्ट बनवा लिया, सॉल्ट बनवा लिया। बेटा इस इक्वेशन में मेरे सल्फ्यूरिक एसिड की इक्विवेलेंट वेट कितनी है? तो मैं बोलूंगा देखो हाइड्रोजन कितने थे? 2। बेटा यहाँ पर सोडियम कितने आ गए? 2। तो 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम से रिप्लेस होता है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर तो 2 है और सल्फ्यूरिक एसिड की मॉलिक्यूलर वेट 98 है, तो बन गई 49। बेटा सर अगर इक्वेशन उन्होंने ऐसा दे दी है और आपसे पूछे कि भाई अब ये ये फॉर्म में जहां पर आपने NaHSO4 बनवाया है और ये वाटर मॉलिक्यूल निकाले हैं, बेटा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की फिर वैल्यू पूछा तो बोलना ये हाइड्रोजन 2 थे सर और यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। इस केस में सल्फ्यूरिक एसिड की वैलेंसी फैक्टर 1 होगी, तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट बाय 1 दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 1, तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसा लिख सकते हैं बेटा इक्विवेलेंट वेट कैन आल्सो बी डिपेंड्स ऑन द गिवन केमिकल रिएक्शन। आपकी केमिकल रिएक्शन के हिसाब से भी इक्विवेलेंट वेट चलती है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का हो गया और ये HCl का हो गया और ये थोड़े से एग्जांपल्स मैंने आपको रिएक्शन से दे दिए। यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। बेटा ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स कर लिया आपने। अब एक काम कीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस भी देखो, सॉल्ट भी देखो और फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी देखो। ठीक है, अब तो एसिड हो गया, मिटा दें। वेरी गुड सर। अब आ जाओ बेस वाला कंसेप्ट क्या है। भाई किसी भी बेस में अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने बहुत आसान है, सबसे आसान तो बेस का ही है भाई। कैसे? एग्जांपल नंबर 1 सर मुझसे पूछा ये NaOH है, आपको इसकी इक्विवेलेंट वेट निकालनी है। आप जानते हो सोडियम की एटॉमिक वेट 23 होती है, ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट 16 है, हाइड्रोजन की एटॉमिक वेट 1 है, तो भाई ये 40/1 करा लो, इक्विवेलेंट वेट 40। फिर हमसे पूछा गया सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो मैंने क्या कर दिया CaOH टेकन ट्वाइस डाल दिया और इसकी मॉलिक्यूलर वेट बना दिया और बाय OH माइनस कितने रिप्लेस हो रहे हैं? 2, तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लो। कैल्शियम की एटॉमिक वेट 40 है, ऑक्सीजन की 16 है और हाइड्रोजन की 1 है, आप निकाल सकते हो। फिर हमसे पूछा गया सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी दिया था और पूछा गया भाई इसकी भी इक्विवेलेंट वेट निकाल दो, तो आप जानते हो कैसा होगा सर, इसकी मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, 3 OH रिप्लेस करेगा ना, खत्म। एल्यूमिनियम की एटॉमिक वेट 27, ऑक्सीजन की बेटा 16, हाइड्रोजन की 1, सबकी निकाल के मॉलिक्यूलर वेट बाय 3 कर दो, आपको ये आ जाएगा। सर सॉल्ट उससे भी आसान है बेटा, आपका जो सॉल्ट है ना उससे भी आसान है। कैसे? देखो आपको एग्जाम्पल हम ये दे रहे हैं। बेटा ये NaCl है, बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। बेटा Na के सर पे प्लस Cl के सर पे माइनस और मुझसे पूछा इसकी इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो मैं लिख दूं इसकी मॉलिक्यूलर वेट बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस कितने? 1, नेगेटिव कितने? 1, तो कोई भी एक लिखो 1। आप जानते हो 58.5 इज द मॉलिक्यूलर वेट बाय 1, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। सर अब पूछा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 निकालो। बेटा Na2CO3 को ऐसे लिखते हैं, देखो 2 Na प्लस हुआ और कार्बोनेट को 2 माइनस हुआ, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय पॉजिटिव आयन कितने? 1 पर कोफिशिएंट कितनी? 2, +1 इंटू 2 +2, -2 इंटू 1 -2 बाय 2, इसकी मॉलिक्यूलर वेट 106 होती है, इक्विवेलेंट वेट 53 होगी। राइट? तीसरा देख पा रहे हो यहाँ? वेरी गुड सर। हमसे पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 टेकन थ्राइस। क्या आप देख पा रहे बेटा? Al2SO4 टेकन थ्राइस, बेटा इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। सर इसकी वैलेंसी फैक्टर कैसे? देखो 2 एल्यूमिनियम है, इसकी वैलेंसी +3,
क्रिस क्रॉस बेटा, ये 3 एल्यूमिनियम पे और ये 2 सल्फेट पे, SO4 2 माइनस एल्यूमिनियम 3 है, -6 + 6, तो भाई मॉलिक्यूलर वेट बाय 6 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट। लिख लीजिए बेटा इसको भी। अब इस इक्विवेलेंट वेट के साथ में हमने एसिड बेस सॉल्ट तो सीखा है बेटा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट से हम निकालते क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। बेटा ये होता कहाँ है, नॉर्मेलिटी में। मतलब हमको अगर नॉर्मेलिटी आ जाए, सुन लो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर हमको नॉर्मेलिटी निकालना है तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ही क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन ए लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ये जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं, ये बेटा हमको यहाँ ले जा रहा है, कहाँ, ये वाले टर्म पे, और ये टर्म का नाम क्या है, नॉर्मेलिटी। बेटा डिनोटेड एज ए कैपिटल N, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन द लीटर। सर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते कैसे हैं, तो देखो बेटा मैं यहां लिख देता हूं अलग से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट should be equal to weight of the solute by equivalent weight of the solute। हाँ बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। अभी सल्फ्यूरिक एसिड की इक्विवेलेंट वेट क्या थी विदाउट रिएक्शन, 49, तो 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और इक्विवेलेंट वेट भी 49 है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितनी होगी, 1 होगी। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, वेट बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट डाल दो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आ जाएगा। चलो करके देखेंगे बेटा, ऐसा नहीं पर करके देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है, अब आपको ये तो मालूम है ना बेटा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। बना दे, देखो 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 सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बेटा वेट ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, हाँ बेटा अभी भी निकाले ना हमने, यस सर, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर ऊपर जोड़ दो। तो देखो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपका ऐसा भी आता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर भी होता है। बेटा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर नहीं हो सकता क्या, सर आप बोले तो होगा नहीं क्या, होना ही चाहिए सर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर ऊपर लगा दो भाई, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन द लीटर। बेटा अगर वॉल्यूम इन ml लेते हो तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो बात का कंसेप्ट है, राइट। तो ये मैंने 3 फॉर्म तो बना लिए हैं बेटा। आप लोग इतना जानते हो ना, मोलैरिटी का छोटा सा कंसेप्ट होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, आप लोग ये भी जानते होंगे। तो भाई जहां जहां नॉर्मेलिटी दिखता है, क्या मैं वहां मोलैरिटी डाल के काम चला लूं, चला लो सर। देखो बेटा और एक फॉर्म आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मेलिटी के जगह पे मैं लिखना चाहूंगा मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन द लीटर। सर 4 फॉर्म आ गए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी है। अब ये क्वेश्चन है और ये फॉर्म मैंने बना के दिए हैं। देखो बेटा मुझसे पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ, ये दिख रहा है ना ग्राम इक्विवेलेंट, वही वाला, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। बेटा हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इन द फॉलोइंग। सबसे सिंपल एग्जांपल दूंगा बेटा मैं, सबसे सिंपल, पहला वाला 0.4 ग्राम ऑफ NaOH उठा लो और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछा, आप जानते हो फॉर्मूला, बोलो सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू, दिख रहा है बेटा, ग्राम है, वेट वेट वेट, यस सर, ये लगा दो, तो दैट इज इक्वल टू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। बेटा वेट दी है 4 और इक्विवेलेंट वेट कितनी है NaOH की, अभी भी आपने निकाला है, निकाल के देखो सर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय, बेटा वैलेंसी फैक्टर 1 ही तो है ना इसकी, वैलेंसी फैक्टर कितनी है, 1 है, तो ये आ गया दैट मच ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल तो कितना आ गया 1, तो निकाल दो,
इक्विवेलेंट वेट 40 ग्राम, ये कट गया, कितना आ रहा बेटा 0.4 बाय 40 करा लो 1/10, 1/10 मतलब 1/100, 0.01 आ रहा है सर, ये आ गया। तो देखो बेटा 0.01 इक्विवेलेंट हो तो 0.4 ग्राम ऑफ NaOH आएगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितनी आएगी 0.01। वैसे और एक एग्जांपल ले लो आप, सल्फ्यूरिक एसिड वाला, अच्छा सा एग्जांपल है सर, 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालो, दैट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, तो सर वेट बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा या इक्विवेलेंट वेट होगा, भाई वेट तो दिया 0.98 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, उसकी आ रही 49 इंटू 1/100, 1/100, 2/100, 0.02 इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है या कैसे, वेट बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट से निकाल दिए। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। बेटा यहां देखो, ये जो फॉर्म दिख रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, सर ये वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है जहां तक हमने पढ़ा, इनटू वैलेंसी फैक्टर मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, मतलब एक पांचवा फॉर्मूला भी आ गया। सारे फॉर्मूले जमा करो बेटा, मैं बता रहा हूं ना, यही काम आने वाले हैं इक्वेशन वाले सॉल्व करने के लिए, बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, सिखा दूंगा, डोंट वरी। हो गया, कोई डाउट, वेरी गुड। अब ये मैंने एसिड का जानबूझ के लिया, बेस सॉल्ट काम में नहीं आते, वैसे भी आप लोग जानते हो क्या पूछेगा कैसे पूछेगा, तो मैंने तो ये एक एग्जांपल दे दिया, तो बाकी का अंदाजा आप लगा ही लोगे, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको होना क्या बेटा, वेट बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट ही तो होना, बस इतना ही होना। अब देखो मुझसे पूछा गया है गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा अच्छा कंसेप्ट है, और पूछा तो बहुत अच्छे से पूछता है इसमें। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास क्या था, KMnO4 ले लो, तो बेटा KMnO4 जो मैं ले रहा हूं पोटेशियम पर मैग्नेट, मैं आपको इसका एक छोटा सा एक ट्रिक देना चाहूंगा, आप सब बच्चों के काम में आ जाएगा। बेसिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, तीन तीन इसके अलग अलग मीडियम है, कभी अगर गलती से आप भूल जाए तो ये छोटा सा मेरा ट्रिक याद रखना बेटा जो मैं आपको दे रहा हूं, BNA 135 135 खत्म। ये मैंने बनाया, वैसे आप अपनी तरफ से बना भी सकते हो, डजंट मैटर। मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट की इक्विवेलेंट वेट निकालनी है, बेसिक मीडियम में मॉलिक्यूलर वेट बाय 1, न्यूट्रल में मॉलिक्यूलर वेट बाय 5, एसिडिक मीडियम में मॉलिक्यूलर वेट बाय 5 और न्यूट्रल में मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। कैसे, मैं एग्जांपल करा के दूंगा आपको, राइट। पहले बेसिक मीडियम में करेंगे बेटा, आप जानते हो अगर ये पोटेशियम परमैंगनेट बेसिक मीडियम में चला तो पोटेशियम परमैंगनेट को ऐसा ना लिखते हुए आप ऐसा लिख के भी छोड़ सकते हो बेटा, MnO4 माइनस से MnO4 2 माइनस में कन्वर्ट होता है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया बेसिक मीडियम में। तो मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इन बेसिक मीडियम, कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूलर वेट बाय 1 डाल दो, उसकी इक्विवेलेंट वेट आ जाती है, जो भी मॉलिक्यूलर वेट है डाल दो, यहाँ डाल दो बाय 1, राइट। पहला वाला हो गया। सेकंड वाला बेटा मुझसे पूछा गया न्यूट्रल मीडियम में निकालिए, न्यूट्रल मीडियम में निकालिए, तो अब क्या होगा, ये पोटेशियम परमैंगनेट आपके जो न्यूट्रल मीडियम में आएगा, तो ये कैसे आएगा बेटा, ये परमैंगनेट आयन है और न्यूट्रल मीडियम में कन्वर्ट होता है MnO2, ये याद रखना है आपने, परमैंगनेट कन्वर्टेड इनटू MnO2 न्यूट्रल में, परमैंगनेट कन्वर्टेड इनटू MnO4 2 माइनस बेसिक में। तो भाई अगर इसको बैलेंसिंग करते बैठ गए तो एक Mn एक Mn, दो ऑक्सीजन 4, तो भाई ये दो वाटर मॉलिक्यूल हो गए है ना, 4 ऑक्सीजन है 2, तो 2 वाटर, हाइड्रोजन 4 हो गए, तो प्लस ऑफ 4 H प्लस आ गया, फिर बाद में +4 -1, यहाँ कुछ भी नहीं है,
+4 -1 कितने हो गए बेटा? +3। तो भाई यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ के न्यूट्रलाइज कर लो, ये इक्वेशन हो गई। क्लियर है बेटा? गिव्स राइज टू MnO2। अब इसको लिखना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, कौन सी मीडियम? न्यूट्रल मीडियम, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 3। खत्म बेटा। आखिरी की एसिडिक मीडियम भी पूछी जाती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है सर, आप लोग भी जानते हो बेटा। पोटेशियम पर मैग्नेट को KMnO4 माइनस लिखते हैं, MnO4 माइनस, एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर H2O डालो बेटा। 1 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 1 ऑक्सीजन, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 8 हो गए, प्लस ऑफ 8H प्लस, राइट। बाकी सब बैलेंस है। +8 -1 +7, +7 +2 5। तो बेटा 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ गेन करवा के देखो, सब कुछ चार्जेस भी बैलेंस हो गया। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 5। तो BNA135 याद रखना, बेसिक में बाय 1, न्यूट्रल में 3 और एसिडिक में 5। बेटा बेसिक में कन्वर्ट होता है MnO4 2-, न्यूट्रल में MnO2 और एसिडिक में Mn2+ आयन। ये था बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट। बेटा साथ में डाइक्रोमेट की भी पूछा गया है, K2Cr2O7, राइट। एक ही का पूछता है, बाकी कुछ भी नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। अब आपको पूछता है डाइक्रोमेट आयन। हाँ बेटा, डाइक्रोमेट सिर्फ एसिडिक मीडियम में चेंज करता है, बाकी कभी नहीं करता। BNA135, BNA135। बेटा अब आएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और ये अपनी एसिडिक मीडियम में ही चेंज करता है, बाकी मीडियम में इसका रिएक्शन नहीं होता है। डाइक्रोमेट को ऐसा लिखा जाता है Cr2O7 2-। बेटा एसिडिक मीडियम में चेंज होके Cr+3 बना देता है। अब ऑक्सीजन 7 है तो ऑब्वियसली 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ोगे। हाइड्रोजन 14 है तो यहाँ 14H+ जोड़ोगे। बेटा +14 -2 कितने हो गए? +6, +14 -2 +12, ये 3 है, 2 क्रोमियम लगा दो, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके चार्जेस भी बैलेंस हो जाता है। दैट मीन्स मुझसे पूछा गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। सर फॉर्मूला वेट बाय 6 करा लो, ये इसकी इक्विवेलेंट वेट है। बेटा एक बात बता लूं, सुनो। पोटेशियम परमैंगनेट को जो आपने बेसिक मीडियम, न्यूट्रल और एसिडिक में 1 3 5 लिखा था ना, तो बेसिक मीडियम में इसकी वैलेंसी फैक्टर 1, इसकी वैलेंसी फैक्टर 3, इसकी वैलेंसी फैक्टर 5 है। भाई जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज अदर्स। तो बेटा जितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है उसकी वैलेंसी फैक्टर है। वैसे ही आपका K2Cr2O7 आपकी एसिडिक मीडियम में इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होंगी? तो बोलना 6। क्यों सर? 6 इलेक्ट्रॉन तो गेन कर रहा है। आई पकड़ में बात? ले लो बेटा, अब करेंगे क्वेश्चंस। लिख लो इसे फटाफट फटाफट। वेरी गुड बेटा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक छोटा सा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और आप जानते हो इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये सब छोड़ के अगर आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस करते हो ना, तो इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट वेट के एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। बेटा ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि सुधीर सर की क्लास सुनते जाओ, फिजिकल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करते जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर की क्लास सुनते जाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करते जाओ। बड़ा आसान तरीका है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। भाई मेरे पास 2A है, 3B है, 2C दे दिया और 4D दे दिया। अब आपको कुछ रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू बैलेंस द रिएक्शंस। बस एक कंसेप्ट लगा लो। क्या कंसेप्ट है बेटा? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि वन इक्विवेलेंस या वन इक्विवेलेंट ऑफ A must be equal to one equivalent of B, must be equal to one equivalent of C, must be equal to one equivalent of D। बेटा एक इक्विवेलेंट ऑफ A B से है, B C से, C D से, किसकी भी रिलेशन कहीं से रिलेशन लगा लो, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा,
ये इसके बराबर होगा भाई, ये इसके बराबर भी हो सकता, ये इसके बराबर भी हो सकता। नो नीड टू वरी कि रिएक्शन हमारा बैलेंस है या नहीं है। क्यों? सुनो भाई, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो मैंने लगाया है, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं मैं। राइट, मैं करा दूंगा आपको। ये छोटा सा कंसेप्ट है ना, मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, देखिए। बेटा व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ वॉल्यूम कहीं दिख रहा है? हाँ सर, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, दिख रहा है ना वॉल्यूम? बेटा व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलार KMnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज कितने 100 ml ऑफ 0.2 मोलार FeSO4। सर हमको अभी KMnO4 और FeSO4 की रिएक्शन लिखना है, बैलेंसिंग करना है, जरूरी नहीं है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, काम बन जाएगा। क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़ लो बेटा आप। राइट, लेकिन मेंशन किया है कि भाई FeSO4 हमारी एसिडिक मीडियम में हो। FeSO4 किस में हो? एसिडिक मीडियम। KMnO4 किस में हो? एसिडिक मीडियम। आपको निकालना है पोटेशियम परमैंगनेट की वॉल्यूम। बेटा आपको निकालनी है पोटेशियम परमैंगनेट की वॉल्यूम। आपको एक काम करा दे भाई, एसिडिक मीडियम है, पोटेशियम परमैंगनेट है, आप सीधा सीधा बना सकते हो। सर पोटेशियम परमैंगनेट सुधीर सर ने बोला था एसिडिक मीडियम में +2 में जाएगा। दूसरा बेटा ये Mn की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखो आपके हिसाब से कितनी आती? +7। +7 से +2 रिड्यूस हुआ तो FeSO4 का Fe+2 ऑक्सीडाइज ही तो होगा भाई। ये आपकी रिएक्शन है, जरूरी है बैलेंसिंग करना, कुछ भी नहीं। आपको याद क्या रखना है? परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम MnO4 माइनस कन्वर्टेड इनटू Mn2+ था, तो बगड़ा इसकी रिडक्शन हुई तो इसको ऑक्सीडाइज होना ही पड़ेगा ना। एक रिड्यूस होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज होगा तो वो रिड्यूस, डिपेंड। बना लिए, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं। आगे परमैंगनेट को पूछा, अंडरलाइन करो। FeSO4 को पूछा, इसको अंडरलाइन करो। भाई मैं ऐसे लिख दूं 1 इक्विवेलेंट ऑफ परमैंगनेट आयन इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 आयन, ऐसी है ना? वेरी गुड। बेटा ये 1 इक्विवेलेंट ऑफ ये MnO4 माइनस जो था, इट मस्ट बी इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 आयन। रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी मोलैरिटी दी है, लिख दो भाई। आपको इसकी वॉल्यूम पूछा है, वो भी लिख दो भाई। वॉल्यूम ml में होना, क्योंकि यहाँ पर ml में है। FeSO4 की वॉल्यूम है, अच्छी बात है, और इसकी मोलैरिटी है, ये भी अच्छी बात है। बेटा MnO4 माइनस की मोलैरिटी दी है 0.1। अब एक काम करो, एक काम करो, ये 5 फॉर्मूले में से मोलैरिटी और वॉल्यूम को उठाओ बेटा। मोलैरिटी नहीं है, नहीं है, यहाँ है, और वैलेंस ये वॉल्यूम भी है, आप इसको उठाना है, इसको लिखू बेटा मैं, M1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 इंटू वॉल्यूम V1 बाय 1000। क्यों बेटा? वॉल्यूम है लीटर में है ना सर, मैं 1000 में करा लिया। इट इज इक्वल टू, इसको बेटा M2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू V2, और वॉल्यूम इट इज इन ml है, तो भाई 1000 ही करा लो भाई। 1000 से 1000 आउट, M1 दी गई है 0.1, वैलेंसी फैक्टर परमैंगनेट एसिडिक मीडियम आप बोलना है। बोलो व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ परमैंगनेट आयन और पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम? तो सर अभी भी आपने पढ़ाया था BNA 135, एसिडिक मीडियम में कितनी 5, तो वैलेंसी फैक्टर परमैंगनेट आयन कितनी आएंगी बेटा 5। वॉल्यूम इन ml निकालना है बेटा, M2 देखो 0.2, वैलेंसी फैक्टर फेरस, अरे देखो Fe2+ से Fe3+ पे गए बेटा, 2+ से 3+ पे जाना मतलब एक नंबर से इंक्रीज हो रहा, मतलब वैलेंसी फैक्टर एक ही है। बेटा कितने भी नंबर से बढ़ो या डिक्रीज हो जा, एक नंबर से बढ़ गया तो भी 1, एक नंबर से कम हो गया तो भी 1, प्लस माइनस साइन नहीं लगाते, तो 1।
वॉल्यूम V2 100 ml दिया ही है। सॉल्व करो बेटा, V1 आ जाता है। कैसे? पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 5 है नीचे गया, ये कितना हो गया 5 2 जार 20 इंटू 2 कितना आ रहा बेटा 40 ml इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 100 ml ऑफ 0.2 मोलर FeSO4। आया समझ में? मतलब मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला क्यों लिया बेटा, क्योंकि मुझे मोलैरिटी और वॉल्यूम दी थी, और ये 5 फॉर्म में मुझे मोलैरिटी और वॉल्यूम को ही ढूंढना था। ये मुझे दिख गया, लेकिन वॉल्यूम इन लीटर में मैंने एमएल में करा लिया। बाय 1000 करा लो, एमएल में आ जाता। लिख लो बेटा, और 2 क्वेश्चन करेंगे। मतलब आपको एकदम कॉन्फिडेंटली आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे आप फटाक से सॉल्व कर देना चाहिए। आ गया? वेरी गुड बेटा। अब चाहूंगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें आप अपने हाथ में रख लो। हाथ में रखना मतलब एक कंसेप्ट आपके हाथ में बना के रख लो, मतलब बार बार कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। अब वो क्या होता है मैं दे रहा हूं, जैसे मैंने KMnO4 को BNA 135 दे दिया, वैसे ही आपको मैं कुछ वैलेंसी फैक्टर्स दे रहा हूं जो बहुत काम में आने वाले हैं। क्या है? सुनो सर, वैलेंसी फैक्टर कोई बुक लिखता है N फैक्टर, आपकी जो मर्जी, आपको जो लगे लगा लो, दोनों भी एक ही है, दोनों भी एक ही है बेटा। वैलेंसी फैक्टर अगर निकालना है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पकड़ो इनटू नंबर ऑफ एटम्स पकड़ो, खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर कितने नंबर से चेंज हुई और नंबर ऑफ एटम कितने का रिएक्टेंट में। आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को जा रहे हो ना बेटा, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को जाते हो कितने चेंज की ऑक्सीडेशन नंबर है वो, और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम कितने वो पकड़ो, खत्म। आपको आ जाएंगी वैलेंसी फैक्टर। करा दे करा दे, आई विल डू इट। मैंने फॉर्मूला छोटा सा लिख के दिया है बेटा। चलो एक काम करके देखेंगे। सर पहला वाला एग्जांपल इसी को उठाओ ना। सर ये चला Mn2 प्लस में, अगर आप इसको बैलेंस भी करते हो भाई, एक Mn ये कितनी थी +7, ये कितना +2, यहां से यहां चला 5 से डिक्रीज हुआ। मतलब ये मुझे वैलेंसी फैक्टर ऑफ परमैग्नेट आयन लिखनी है, चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर 5। मैंने माइनस नहीं लिखा बेटा, बढ़ो या कम हो वो साइन मत लगाओ, नंबर लगाओ। और नंबर ऑफ एटम्स यहाँ भी 1 है, चलो यहाँ 1 ही है तो 1 लगा दो। 1 लगा दिए तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ MnO4 कौन सी मीडियम में बेटा, एसिडिक मीडियम में 5 आ गई। कौन सी मीडियम? एसिडिक मीडियम में 5 आ गई बेटा। ऑक्सलेट आयन पकड़ो आप, ये है आपका C2O4 2 माइनस आयन, कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, कार्बन 2 कार्बन 1 2 लगा दो। ऑक्सीजन 4 4, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को। किसको बैलेंस करना था, क्योंकि मुझे वैलेंसी फैक्टर इसकी निकालनी है ना। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही, तो मैंने Mn को ही देखा, तो बाकी बैलेंस नहीं किया बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होती, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, लेकिन कार्बन की चेंज होती है। यहाँ देखो कार्बन कितना आ रहा, 4 इंटू 2 8 -8 बिकम +8 +8 -2 6/2 +3। और यहाँ कार्बन देखो बेटा आपका चला +4 में, मतलब कार्बन यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो एक नंबर से बढ़ गया। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ दिस ऑक्सलेट आयन चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर 1, किसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही, कार्बन की। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ कितने 2, यहाँ Mn कितना था 1, तो 1 ही लिया मैंने। यहाँ कार्बन 2 है 2 ले लिया, तो भाई वैलेंसी फैक्टर इसकी 2 आ गई। किसकी बेटा? C2O4 2 माइनस, जिसको आप क्या बोलते हो, इसको आप ऑक्सलेट आयन बोलते हो। आ रहा समझ में? नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं सर इसमें वैलेंसी फैक्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, देखो ये रहा कार्बन, इससे मतलब नहीं बेटा, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को मत उठाओ। +4 से प्लस, देखो बेटा +4 से +3 डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट, तो 1 ही लिखना है, प्लस माइनस ना लिखना है। इनटू यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने 1, तो बेटा वैलेंसी फैक्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1, बट वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेट आयन इज 2। नंबर ऑफ एटम्स भाई ये एक ही है ना, कोफिशिएंट को मत पकड़ना, ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 को नहीं पकड़ना बेटा, ये नंबर ऑफ एटम को पकड़ो। आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। अब ये ऑक्सलेट आयन हुआ, परमैग्नेट हुआ,
अभी हमारे नीट लेवल में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, पर कर लो, कुछ नहीं होता, कर लो बेटा, कुछ नहीं होता। ये कॉपर सल्फाइड है और ये चला कॉपर +2 में और SO4 2- में, +2 -2 बैलेंस। तो सल्फर तो एक ही है ना, जान दो। अब यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, -2 बिकम +4 है ना, 2 × 2 4 -4 बिकम +4। बेटा यहाँ पर सल्फर देखो और कॉपर को देखो, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पड़ रही -2 क्रिस क्रॉस से, और इसकी पड़ रही +1। कॉपर यहाँ से यहाँ चला, राइट बेटा, +1 से +2, क्या हुआ, इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। तो एक काम करेंगे ना सर, सीधा सीधा वैलेंसी फैक्टर निकालो, +1 से +2 इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, नंबर ऑफ कॉपर कितने हैं, 2, तो वैलेंसी फैक्टर इसकी 2 हो गई। भाई सल्फर को पकड़ो आप, -2 से +4 पे गए, -2 से +4 पे गए तो कितना हुआ होगा देख लीजिए, -2, उसके बाद क्या आ रहा बेटा, -2, फिर -1 0 +1 +2 +3 +4, 6 आ गई वैल्यू। तो वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 6, नंबर ऑफ सल्फर एटम 1, तो टोटल 6 हो गए। बेटा आप बताइए, +1 से +2 को गए तो आप ऑक्सीडाइज हुए कि रिड्यूस हुए, आप बोलना सर ऑक्सीडेशन ही हुआ। बेटा -2 से +4 को देखो, +1 से +2 नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन, -2 से +4 ऑक्सीडेशन। भाई ये भी प्रोसेस आपकी ऑक्सीडेशन की है, ये भी प्रोसेस ऑक्सीडेशन की है। तो आपको अगर पूछा जाए वैलेंसी फैक्टर ऑफ Cu2S, मालूम क्या करना, दोनों को मिला लेना बेटा, वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर प्लस वैलेंसी फैक्टर ऑफ सल्फर, जो कि ये 2 है और ये 6 है, टोटल 8 इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ कॉपर सल्फाइड, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हुए हैं, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हुए हैं, राइट। बेटा डाइक्रोमेट को पकड़ लो, K2Cr2O7 2-, आप जानते हो 2Cr +3 में गया था, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, भाई यहाँ से आके 3, मतलब 6 से 3, 3 से डिक्रीज हो रहा, इसकी वैलेंसी फैक्टर पकड़ो तो 6 से 3, 3 से डिक्रीज हो गए, इंक्रीज हो रहे, सॉरी 6 से 3, 3 से डिक्रीज हो रहा, नंबर ऑफ क्रोमियम तो 2 है, ऑक्सीजन चेंज नहीं होता, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ डाइक्रोमेट आयन इक्वल टू 6। वैलेंसी फैक्टर निकालने आ गया सर, राइट, बना लो। आखिरी, द लास्ट एंड फाइनल, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसे कंपाउंड नहीं होंगे जो आपके लिए छूट जाएगा, एग्जामिनर देना भी चाहेगा और आपके लिए छूट जाएगा, ऐसा एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा बेटा। FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट, बेटा फेरस मतलब Fe का +2 है, कन्वर्ट किस में होगा, फेरिक में होगा, फेरिक मतलब +3 में, आप जानते हो। और भाई ऑक्सलेट टूटा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। सर Fe का +2 से +3 पे गए, +2 से +3 ऑक्सीडाइज हुआ, दैट इज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, Fe का एटम भी 1 है, वैलेंसी फैक्टर 1 है। बेटा ये कार्बन आप जानते हो ये +3 में है, अभी भी हमने देखा, और यहाँ पर जाओ ये आपका +4 में है, +3 से +4 इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीलेट 2 हो गई। पूरे कंपाउंड की पूछा, मतलब ये यहाँ से यहाँ गया, ये भी ऑक्सीडेशन हुआ, बेटा +3 से +4 ये भी ऑक्सीडेशन हुआ, तो आप क्या करोगे सर, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ FeC2O4, तो बेटा दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज हुए, वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe +2 पकड़ लो और वैलेंसी फैक्टर ऑफ C2O4 2- पकड़ लो, भाई इसकी तो वैल्यू 1 है, इसकी तो वैल्यू 2 है, टोटल कितनी आ रही, वैलेंसी फैक्टर बिकम 3। बेटा ये इतना वैलेंसी फैक्टर का कंसेप्ट करा लिया आपने, ले लो। अब देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप बना सकते हो, इसके सारे क्वेश्चन अपने आप में बना सकते हो, ऐसा एक भी नहीं छूटेगा कि सर ये कंसेप्ट छूट गया करके, नथिंग मोर देन दैट। देखो बेटा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, अब मैं ले लू एग्जांपल K2Cr2O7 लेता मैं, मतलब
0.2 मोलार ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। मतलब अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे हम? K2Cr2O7 किसी ऑक्सलेट से करवा लीजिए। इट इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, बेटा इट इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। अब इसकी वॉल्यूम पूछा है, मोलैरिटी दिया है, तो आप इसकी वॉल्यूम और मोलैरिटी ले लीजिए। 50 ml ऑफ 0.3 मोलार C2O4। बेटा C2O4 मतलब सोडियम ऑक्सलेट, मतलब ऑक्सलेट की वैलेंसी 2 माइनस है प्लस 1 है, तो Na2C4O ले लीजिए। 50 ml ऑफ 0.3 मोलार Na2C2O4। और सर थोड़ा सा एक काम कर दीजिए ना, थोड़ा मीडियम भी डाल दिए तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा। आपको करना क्या है, पहले डाइक्रोमेट को ऐसा लिखते हो। हाँ बेटा ऐसा लिखो, तरीका ही है। किससे ऑक्सीडाइज करा रहे हो? ऑक्सलेट से सोडियम को उड़ा लो, C2O4 2 माइनस। बेटा एसिडिक मीडियम में इसका बनता है 2Cr+3 और इसका बनता है 2CO2। खत्म, बाकी का कुछ भी नहीं करना। इन दोनों के बारे में पूछा है तो बोलना दिस वन इक्वलेंट of Cr2O7 2 minus should be equal to 1 equivalent of C2O4 2 minus। दोनों एक एक इक्विवेलेंट है बेटा। हाँ, अब इसकी मोलैरिटी वॉल्यूम और इसकी मोलैरिटी वॉल्यूम कहीं है क्या भाई? यही तो है, यही है। कैसे बेटा? M1 वैलेंसी फैक्टर 1 V1 इट इज इन ml by 1000। बात एक ही है बेटा, ml राइट। सर ये M2 वैलेंसी फैक्टर 2 V2 इन ml by 1000। भाई M1 कितनी दी है? 0.2। वैलेंसी फैक्टर बोलो आप, डाइक्रोमेट आयन की वैलेंसी फैक्टर कितनी है? अभी आपने निकाला था। कैसे सर? बेटा ये +6 से आप +3 पे चले, +6 से +3 पे जब चले थे तो इंक्रीज कितना? 6 से 3 डिक्रीजेस बाय 3 यूनिट, 3 यूनिट। नंबर ऑफ क्रोमियम 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर तो 6 होगी। वॉल्यूम इन ml निकालना ही तो है, 1000 से 1000 उड़ा लो, गायब कर दो। इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ दिस वन 0.3 मोलर। बेटा इसकी वैलेंसी फैक्टर निकालो, आपको मालूम है ये +3 है और ये आपका +4 है। आपने क्या किया बेटा? +3 से +4, +3 से +4 क्या हो गया? इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। और कार्बन एटम है कितने? 2, ये वाली निकाल रहे ना 2, तो वैलेंसी फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम इन ml 50 कर दो सर। V1 इक्वल टू ये 0.3, ये 2 और ये 50 बाय 0.2 इंटू 6, पॉइंट कट गया, 3132 22 कट गया, 50 बाय 2, तो ये 25 ml आपका क्या आ गया बेटा? दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ डाइक्रोमेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 50 ml ऑफ 0.3 मोलर सोडियम ऑक्सलेट। आ रहा ना समझ में? ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर हाउ मेनी मोल्स, बेटा अब तक हमने मोलैरिटी वॉल्यूम करे, अब मोल्स को उठाएंगे। यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? मोल्स 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 आ गया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज a KMnO4 will be required to react completely will, बेटा will be required to react, will be required to react completely with, किसके साथ? कोई भी एक ले लो बेटा, परमैंगनेट से जो रिएक्ट करा सकते हो। मैं करता हूं पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ में 1 मोल ऑफ K2C2O4 इन एसिडिक मीडियम, 1 मोल ऑफ K2C2O4 इन एसिडिक मीडियम। रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। KMnO4 को लिखा जाता है MnO4 माइनस। रिएक्शन करवा रहे हो पोटेशियम ऑक्सलेट के साथ, लिखते हो C2O4 2 माइनस।
भाई एसिडिक मीडियम है तो परमैग्नेट टूटेगा Mn2+ में और ऑक्जेलेट टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल में। खत्म। सर मैं लिखूं 1 इक्विवेलेंट ऑफ परमैग्नेट आयन इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 2 माइनस 1 इक्विवेलेंट आ गए। अच्छी बात है बेटा। मोल्स पूछा है और यहाँ पे भी मोल्स ही पूछा है भाई। ढूंढो मोल्स। ये है। क्या मैं ऐसा लिख दूं N1V1F इक्वल टू N2V2F। बेटा ये N1 तो निकालनी है। परमैग्नेट का आपको वैलेंसी फैक्टर देखो भाई, ये +7 पे था, +2 पे था, अब जाके अब यहाँ पे आए तो 5 से डिक्रीज कर गए। Mn भी एक ही था, तो आप ऐसे लिख सकते हो वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 5 × 1 इक्वल टू 5 MnO4 का। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट एक तो दिया है, और भाई ऑक्सलेट भी आप जानते हो, आपने अभी भी सीखा है कैसे। ये थी बेटा +3 पे और ये था आपका +4 पे, और वैलेंसी फैक्टर देखो एक से बढ़ गया, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 डाल दो ये आ गया बेटा N1 इक्वल टू 2/5 0.4 मोल ऑफ potassium permanganate will require to oxidize 1 mole of K2C2O4 in acidic medium। समझ में आ रहा है ना आपको, है ना। मैं ये क्यों चाहता हूँ ऐसे चीजें सीखो बेटा। नीट में कुछ भी पूछ ले तो एक बार ये पूरा देख लिया ना, ये कहीं से भी पूछेगा ये कंसेप्ट से तो आप मिस नहीं करोगे, कंपलसरी आपको आएगा, 4 मार्क आना ही बेटा ये टॉपिक पे। अब मोल्स हो गया, मोलैरिटी हो गई, राइट बेटा, मोल्स भी हो गया, मोलैरिटी भी हो गया। अब ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आपको दे दे तो आप कहीं भी लगा सकते हो बेटा, एंड यू आर एबल टू गेट द आंसर बेस्ड ऑन दिस सिंपल टॉपिक, राइट। हाँ बेटा ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये नीट लेवल में आ चुका है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ परमैग्नेट आयन क्या करते हो सर, ये MnO4 नेगेटिव। बेटा मीडियम एसिडिक है, आप जानते हो Mn2+ में टूटेगा या +2 में टूटेगा, और फेरस ऑक्सलेट है तो ये Fe का C2O4 बेटा ये टूटेगा फेरस का फेरिक में और ऑक्सलेट का 2 मोल्स ऑफ CO2 में। आप जानते हो ये 1 इक्विवेलेंट ऑफ परमैग्नेट आयन जो होते हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 होना चाहिए। मतलब N1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 इक्वल टू N2 इंटू वैलेंसी फैक्टर 2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही पूछा है तो नंबर ऑफ मोल्स और वैलेंसी फैक्टर को ही पकड़ लो बेटा। इसकी नंबर ऑफ मोल्स तो आपको निकालना ही है N1, आपको इसकी वैलेंसी फैक्टर निकालनी है बेटा। देखो क्या करते हो आप, अब यहां से यहां चले तो क्या होता है वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +7 थी, 7 से 2 5 से डिक्रीज हुआ, नंबर ऑफ एटम एक ही है तो ये 5 होगी इसकी वैलेंसी फैक्टर। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट 1 मोल दिए हैं, वैलेंसी फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्सलेट बेटा दोनों मिला के निकालना है। कैसे सुनो, Fe का +2 से +3 पे गए तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe +2 इज इक्वल टू इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, +2 से +3 1 यूनिट से बढ़ गया, और Fe का एटम तो एक ही है, पहला हो गया। फिर बेटा ये कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ पर आपकी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, तो देखिए बेटा +3 से +4 पे आप गए तो आपको वैलेंसी फैक्टर ऑफ C2O4 2 माइनस निकालनी है, तो 3 से 4 इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट इनटू नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, तो भाई ये 2 हो गया। तो पूरे फेरस ऑक्सलेट की आपकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी, लिख दूं मैं, वैलेंसी फैक्टर ऑफ FeC2O4 दैट इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe +2 प्लस वैलेंसी फैक्टर ऑफ C2O4 2 माइनस। भाई इसकी वैलेंसी फैक्टर आपको कितनी आ रही, 1 आ रही, और इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी आ रही, 2 आ रही, ओवरऑल वैलेंसी फैक्टर इसकी आपकी 3 आ रही। भाई ये वैल्यू 3 यहां डाल दो, N1 इक्वल टू 3/5 दैट इज इक्वल टू 0.6 मोल, तो आंसर आपका ऑप्शन सी आ रहा है। आ गया बेटा समझ में, क्योंकि यहाँ पे फेरस ऑक्सीडेट ना दोनों की मिला के लेना है, अगर आप एक को लोगे ना 0.4 आता गलत हो जाएगा आंसर। दोनों को, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा, ऑक्सीडेट का कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा, तो दोनों को मिला के ले लो, आपको आंसर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, राइट।
तो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये छोटा सा मेरी तरफ से एक हेल्प था आप लोगों के लिए। एग्जाम जैसे जैसे पास आ रही है, बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है, तो मैंने पूरा इक्वल एंड वेट का कंसेप्ट ही सिखा दिया विथ लॉ ऑफ इक्वलेंस। और देखना बेटा, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, पक्का एक क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 मार्क मिल जाएगा और मुझे खुशी हो जाएंगी। थैंक यू बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।